हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ एजुकेटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसजेवीएन का 2018 का पेपर। जैसा कि हमें पता है कि एसजेवीएन के जूनियर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई आउट हुई थी, उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और जो आपका पेपर होने वाला है वो आपका 22 जून के 22 जून को होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2018 का पेपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले कि किसके क्रॉस निकालना है, लाइक दैट इज टर्मिनल। तो क्या है वो, ए बी। दूसरा, अगर हमें सर्किट में वोल्टेज सोर्स दिखे, वोल्टेज सोर्स दिखे, तो हमें बेसिकली उसे क्या करना होता है, उसे हमें कर देना होता है शॉर्ट। वोल्टेज सोर्स को हमें क्या कर देना होता है, शॉर्ट सर्किट। और अगर करंट सोर्स हुआ तो करंट सोर्स को हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर करके अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, तो हमारा जो डायग्राम होगा कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ये आपका 8 ओम। और ये आपका दो टर्मिनल, लाइक ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। तो अब देखो, यहाँ पे ए बी वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करी जाए तो ये दो रेजिस्टेंस इधर आपके 6 ओम और ये आपका 4 ओम। तो ये 2 और 8 ये आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 2 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 × 8 डिवाइड बाई 10, दैट इज 1.6। और ये 4 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 × 6 डिवाइड बाई 10, तो दैट इज 2.4। ठीक है, तो इसका और उसके बाद ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। जैसे कि ये कितना हो गया, 1.6। और इधर देखा जाए तो ए कितना हो चुका है, तो दैट इज 2.4। तो ए और बी के क्रॉस ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस 2.4, दैट इज 4 ओम। दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस पे जाएं तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4 ओम। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्या है द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर ऑफ अ प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म। तो अगर हम बात करें प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म की, अगर हम बात करें प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म की, तो प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो और फॉर्म फैक्टर होता क्या है, फॉर्म फैक्टर होता क्या है, तो दैट इज आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, तो साइनोसॉइडल की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हम कंसीडर करें तो मैक्सिमम डिवाइड बाई √2, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। और एवरेज, एवरेज साइनोसॉइडल के लिए अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 2 VM अपॉन पाई। ठीक है, 2 VM अपॉन पाई। तो यहाँ से ये जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम ओवर अ कंप्लीट साइकिल नहीं निकालते, क्योंकि अगर ओवर अ कंप्लीट साइकिल निकालेंगे तो दैट विल बी जीरो। तो इसलिए हम सिर्फ हाफ पीरियड सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हम जब भी एवरेज निकालते हैं सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 2√2। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.11। दैट इज द फॉर्म फैक्टर, दैट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म। तो आंसर इज दिस वन। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
कि फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर यूजिंग कंट्रोल रेक्टिफायर्स आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो देखो यार, देखिए सिंपल क्या है, जैसे हमें पता है कि जो मोटर के लिए बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है दैट इज व्हाट जेड एन फाई अपॉन 60 इंटू पी बाई ए। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, ठीक है। या फिर अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स, बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। और मोटर के लिए क्या होता है, मोटर के लिए होता है वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए। तो ई बी क्या हो जाएगा यहाँ पे वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो एन, अगर हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा, मतलब कंट्रोल्ड होगा। तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। या फिर और देखा जाए तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी। तो अगर इस केस में अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज को अगर देखा जाए तो अगर हम बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, बट अगर टर्मिनल वोल्टेज को घटाते हैं तो स्पीड घटेगी। तो इस तरीके से देखने पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, बट हमें पता है कि हम वोल्टेज को, टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वोल्टेज को एक लिमिट से ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। तो और हम ऑलरेडी वोल्टेज को मैक्सिमम लेवल पे चला रहे होते हैं, इसलिए हम वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो मतलब हमें हमेशा वोल्टेज को डिक्रीज ही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर कंट्रोल वोल्टेज। तो इसका मतलब स्पीड हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा बिलो द बिलो द रेटेड स्पीड। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी बी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द डिवाइस यूज टू कलेक्ट करंट फ्रॉम ट्रॉली वायर इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेंटोग्राफ, दैट इज नोन एज पेंटोग्राफ। क्लियर बात। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूमिनरीज हैज हाईएस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स वैल्यू, CRI वैल्यू पूछा है। तो हाईएस्ट CRI वैल्यू किसका होता है, इनकैंडेसेंट लैंप का ए अप्रोक्सीमेटेड 100 होता है। क्लियर बात। ओके, आगे देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड इज अराउंड। तो जब पावर फैक्टर नो लोड पे काम करता है उस समय सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर ही इंडक्शन मशीन सप्लाई कर रहा होता है। तो पावर फैक्टर बहुत क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट 0.2 लैगिंग, मतलब वो सिर्फ एक कॉइल की तरह काम कर रहा है, कोई भी एक्टिव पावर सप्लाई से नहीं ले रहा है। अगर सिर्फ रिएक्टिव पावर ले रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग भी होगा और बहुत ज़्यादा लो भी होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें। तो 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर इज स्टार्टेड विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। अब 3 फेज स्क्वायरल स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जो आपका करंट होता है वो 1/3, मतलब 1/3 टाइम एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है। इवन जो टॉर्क होता है वो भी 1/3 टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट भी 1/3। अच्छा, एक कंपैरिजन किससे करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट ऑन लाइन से, ठीक है, DOL मेथड से। DOL मेथड क्या है, जिसमें हम कोई भी मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, किसके लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। तो हम फिलहाल इतना याद रखेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो करंट है वो कितने टाइम से रिड्यूस हो जाता है, तो 1/3 टाइम से, ठीक है। और अगर यहीं पे टॉर्क का पूछा होता तो टॉर्क भी कितने टाइम रिड्यूस हो जाता है, तो अगेन 1/3 से। आगे बढ़े। द फंक्शन ऑफ ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज। तो ट्रांसफार्मर का दो फंक्शन होता है, क्या क्या, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, कि आपके जो मटेरियल हैं, आयरन मटेरियल है उसको इंसुलेशन से, मटेरियल वाइंडिंग से इंसुलेशन प्रोवाइड करना, और साथ साथ में कूलिंग प्रोवाइड करना। क्वेश्चन क्या है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो आंसर इज व्हाट, पर यूनिट
इम्पीडेंस, आंसर इज व्हाट, पर यूनिट इम्पीडेंस। ठीक है, दिस इज द डिजायरेबल कंडीशंस। ओके, इसके बाद आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, weight of the coal is 2 gram and after heating the coal sample the weight of the coal is 1.82 gram. What is the percentage of the moisture in the coal, in the coal? ओके, तो देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें वेट की, अगर हम बात करें कि वेट कितना है कोयले का, तो दैट इज 2 ग्राम। ठीक है, और जब हम उसे जला रहे हैं तो उसका जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है आफ्टर, उसे उसे क्या अगर आफ्टर हीटिंग, अगर हम बात करें आफ्टर हीटिंग, तो ये वेट कितना हो जाता है 1.82 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब अब जब वो जला तो उसका मतलब उसमें क्या हो गया, मॉइस्चर हट गया। तो मॉइस्चर, क्योंकि जलाने से, हीट करने से क्या होगा, मॉइस्चर उसमें से निकल जाएगा। इसका मतलब उसमें मॉइस्चर रहा कितना होगा, तो वेट विदाउट हीटिंग माइनस वेट आफ्टर हीटिंग, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम। और पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज मॉइस्चर ऑफ द कोल। तो अगर बात करें परसेंटेज मॉइस्चर की, तो परसेंटेज मॉइस्चर कितना हो जाएगा कि जितना आपके पास मॉइस्चर है डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना था आपके पास, तो दैट इज 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 9%। तो 9% इज द आंसर। है कोई ऑप्शन? हाँ, ठीक है, दिस वन। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम का क्या होता है, टाइम, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, टी के पावर -1, टी के पावर -1, और बाकी मास और लेंथ से कोई रिलेशन है नहीं, तो m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1। ठीक है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी की सिर्फ और सिर्फ टाइम पे है यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी, तो सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। उसके बाद फिर आता है आपका कॉपर। क्लियर बात? सिल्वर, कॉपर, और उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो थर्ड नंबर पे, अगर यहाँ पे नंबरिंग कर दें तो फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे, तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की। डन? ओके, अब ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का एक, द इंटीग्रल ऑफ 1 to 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें पता है अगर x के पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, तो जब हमसे पूछा गया है 1 से 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2+1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ डिवाइड बाई 3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक। तो अगर हम लिमिट यहाँ पे रखते हैं तो 5 जब रखेंगे तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब डिवाइड बाई 3 -1 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125/3 -1/3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 124।
124 divided by 3, that is the answer. 124 divided by 3, that is the answer. तो आंसर विल बी बी. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, which type of bond the various atoms in semiconductors like silicon and germanium are bound together. ठीक है, by which type of bond the various atoms in semiconductor. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में याद रखिए कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड. मतलब शेयरिंग, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बेसिकली 4 अलग अलग कार्बन से क्या कर रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है. इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. which type of following gear is not used to connect two parallel shaft. तो आंसर इज व्हाट, बीवेल गियर. क्लियर, बीवेल गियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द escape velocity from the surface of the earth is approximately equal to. तो escape velocity क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो escape velocity अगर पूछा, escape velocity एक्चुअली में होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं पलायन वेग. मतलब अगर अगर आप इस ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ से कोई चीज बाहर फेंकना चाहते हो किसी दूसरे ग्रह पे, लाइक कि अगर आप कुछ फेंकते हो तो वापस आ जाता है. क्यों आ जाता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. तो अगर आपको इसके भी बाहर फेंकना है तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना पड़ेगा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए आपको जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, आपको उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेसिकली बाहर फेंकना होगा. तब वो क्या कर सकता है, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जा सकता है. क्लियर बात, आगे समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. तो एसलरेशन तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आंसर हो जाएगा. बाकी टाइम, मास और डेंसिटी, दीज आर स्केलर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी एंड दीज आर स्केलर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन आपका आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. विच टाइप ऑफ द ब्रिज सर्किट अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए शेयरिंग ब्रिज यूज किया जाता है. इसके अलावा शेयरिंग ब्रिज के अलावा डिसऑर्टेज ब्रिज भी यूज किया जाता है. अगर बात करें इंडक्शन ब्रिज की, तो ये इंडक्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है. हैवीसाइड कॉम्पेबल ब्रिज की बात करें तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वहाँ पे वेन्स ब्रिज यूज किया जाता है. ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कैपेसिटर के लिए पूछा, तो कैपेसिटर के लिए 2 होते हैं, एक शेयरिंग ब्रिज, एक डिसऑर्टेज ब्रिज, और एक होता है मॉडिफाइड डिसऑर्टेज. फिलहाल यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज इज द राइट आंसर. इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. तो इल्यूमिनेशन मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर. तो ये होता है आपका पायरोमीटर. जैसे सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं पायरोमीटर, या फिर बॉयलर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर. तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मतलब क्या है, जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है. उसकी जो रेडिएशन निकल रही होती है उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं इसमें. आगे बढ़े. तो इन बीजेटी विच लेयर हैज हाईएस्ट लेयर ऑफ डोपिंग. तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है, इमीटर में. सबसे ज़्यादा इमीटर में डोपिंग होती है. लोवेस्ट डोपिंग किस में होती है, बेस में. और मॉडरेट डोपिंग किस में होती है, कलेक्टर में. एक क्वेश्चन और होता है जिसमें पूछा जाता है विड्थ. तो विड्थ सबसे ज़्यादा होती है
विड्थ अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है कलेक्टर की, और सबसे नैरो होता है बेस, और मॉडरेट होता है इमीटर। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच लेयर हैज हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपिंग, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपिंग किसका होता है, इमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट फीडिंग अ प्योरली रेजिस्टिव लोड is fed from a 415 volt RMS 350 hertz थ्री फेज AC source. The peak value of the output voltage is, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर बात करें 415 वोल्ट, ये आपका क्या है, RMS वोल्टेज, ये आपका क्या है, RMS वोल्टेज। और अगर यहाँ पे पीक वोल्टेज की बात करूं, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूं, मैक्सिमम ओएमएस है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आरएमएस इंटू √2। तो आरएमएस 415 इंटू √2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 415 इंटू √2। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग इन कास्केडेड एम्पलीफायर सर्किट। तो इम्पीडेंस मैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यूज किया जाता है टू अचीव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे समझो कि जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आरएल की जो वैल्यू है RS के बराबर हो जाए, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल अकर। तो वही बोला जा रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या, इसी को क्या बोलेंगे, जो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैच कराना, दैट इज इम्पीडेंस मैचिंग। ओके नेक्स्ट, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर सर्किट रिजल्ट इन। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक की वजह से अगर मैं बात करूं तो ए क्लोज लूप इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ओपन लूप, अगर निगेटिव फीडबैक के 1 प्लस ए बीटा, तो दिस इज नोन एज व्हाट, गेन। अब देखिए 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, या फिर किसी नंबर में अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो रिडक्शन इन गेन, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड है, एंड 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 में अगर अगर यहाँ पे आप 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो अगर एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, ओपन लूप के कंपैरिजन में। ओके नेक्स्ट पे बात करें तो अल्टरनेटर्स हैव सैलिएंट पोल टाइप रोटर स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। तो जो सैलिएंट पोल होता है, अगर बात करें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का, तो सैलिएंट पोल मतलब नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डैमेज हो सकता है, इसलिए हम इसे लो स्पीड पे चलाते हैं। और लो स्पीड कौन से टरबाइन में यूज होता है, या फिर वहाँ पे लो स्पीड ही जनरेट कर पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टरबाइन है। इसलिए सैलिएंट पोल्स रोटर कहाँ यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। तो इसमें स्पीड स्लो होती है, तो क्या हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाकर। तो इसीलिए नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ स्लॉट्स ज़्यादा रखने के लिए हमें डायमीटर ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए डायमीटर ज़्यादा रखते हैं सैलिएंट पोल टाइप रोटर का, और इसका एक्सियल लेंथ कम होता है। खैर आगे देखते हैं। इन RLC सीरीज AC circuit at the time of resonance the circuit impedance becomes, in RLC series AC circuit at the time of resonance the circuit impedance becomes, तो सर्किट इम्पीडेंस क्या हो जाता है, प्योर रजिस्टिव, क्योंकि Z क्या होता है, R प्लस जी XL माइनस XC, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ए पोर्शन क्या हो जाएगा,
0, तो इम्पीडेंस इज प्योर रजिस्टिव। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो देखिए अगर यहाँ पे बात कर रहा है रिएक्टेंस, चाहे आप रेजिस्टेंस की बात करो, चाहे आप एक्सएल की बात करो, चाहे आप एक्ससी की बात करो, सबका यूनिट क्या है? ओम। सबका यूनिट क्या है? ओम। तो आंसर इज डी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट रिजल्ट्स इनटू अ सिमिट्रिकल फॉल्ट। तो सिमिट्रिकल फॉल्ट दो होते हैं, कौन कौन? या तो ट्रिपल एल, या तो ट्रिपल एल जी, लाइन टू लाइन फॉल्ट, या फिर लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? सिमिट्रिकल फॉल्ट। जैसे अगर मैं एक बार थोड़ा बता दूं, देखिए फॉल्ट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एसिमेट्रिकल एंड सिमिट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल में कौन कौन सा होता है? तो आपका एलजी फॉल्ट एंड डबल एलजी फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट। और अगर करें बात सिमेट्रिकल की, तो ट्रिपल एल फॉल्ट एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो ऑल थ्री फेज टू अर्थ, मतलब ये ट्रिपल एल जी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट? सिमेट्रिकल फॉल्ट। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग। तो देखो अगर हम बंडल कंडक्टर यूज करते हैं, तो बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या होता है? जो इफेक्टिव रेडियस होता है, जो इफेक्टिव रेडियस होता है, जैसे एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन जी एम डी बाई जी एम आर, जी एम डी बाई जी एम आर। तो जब बंडलिंग यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? जी एम आर इंक्रीज होता है, और तो इंडक्टेंस क्या होगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। अगर इंडक्टेंस रिड्यूस हुआ तो एक्सएल इक्वल टू वॉट? ओमेगा एल। अगर एल घट रहा है तो एक्सएल घट जाएगा, और एक्सएल अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप, वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप घटेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन विल बी बेटर। उसके अलावा देखिए इंडक्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपका स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि स्किन इफेक्ट जो होता है, अगर इसकी बात करें तो J इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई, और J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैविंग हाई हेड एट लो डिस्चार्ज? हाई हेड के लिए यूज करते हैं पेलेटन। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज हाइड्रोग्राफ। ठीक है, सिंपल सा पेपर है। द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन अ स्टीम पावर प्लांट इज टू। तो यहाँ पे इकोनोमाइजर देखा जाए तो इकोनोमाइजर क्या काम करता है? तो इकोनोमाइजर बेसिकली जो वाटर, जैसे वाटर पहले जाता है आपका, पहले हीट होता है, स्टीम बनता है, वो टरबाइन में जाता है, टरबाइन को घुमाता है, फिर उसके बाद वहाँ से कंडेंस हो करके कंडेंसर के थ्रू फिर वापस आता है इकोनोमाइजर में। तो इकोनोमाइजर में आने क्या होता है? इकोनोमाइजर से फिर वापस लेके जाते हैं कहाँ पे? फिर से उसी वाटर को रीयूज करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा कोयला बच रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इकोनोमाइजर है, इसमें वाटर, जो गर्म वाटर है जो बेसिकली टरबाइन से निकल रहा था, वापस लाते हैं और इकोनोमाइजर में गर्म करते हैं फिर से। और इसमें फ्यूल कहाँ से आता है? तो जो आपका बॉयलर है उसका जो फ्लू गैसेज है, उसके थ्रू हम इसको गर्म कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो हीट अप इनकमिंग वाटर विद द एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है, फ्लू गैसेज। ओके, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर प्लांट टू सर्व एज। तो यहाँ पे ग्रेफाइट को अपन यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर। क्लियर बात? ठीक है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। और बाकी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट है या फिर लग रहा है कि मैंने कोई आंसर गलत बताया तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर मैं उसे करेक्ट कर सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।